नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। करनाल में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में जानकारी देते हुए सीएम मनोहर लाल ने बताया कि नेचुरल फार्मिंग के जरिए किसान विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 1253 किसानों ने स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है और अब प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा के किसानों के सामने सरकार मॉडल पेश करेगी, ताकि उसे देखने के बाद खुद किसान रासायनिक खादों को छोड़कर नेचुरल फार्मिंग करने लगे। आपको बता दें, राज्य के हर ब्लॉक में एक प्रदर्शन खेत तैयार होगा और इस प्लांट में प्राकृतिक खेती होगी और उसके तौर तरीके से दूसरे किसान सीख ले पाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बताया कि हर ब्लॉक में एक प्रदर्शन प्लांट अवश्य बनाया जाए, ताकि उस खंड से किसान उसका आसानी से लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक स्तर पर 50 से ज्यादा प्रगतिशील किसान इसके लिए ट्रेन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन प्लांट लगाने के लिए पोर्टल भी बनाया जाएगा। वहीं इस पोर्टल पर जमीन की पूरी जानकारी देने के साथ किसान स्वेच्छा से ये फसल विविधीकरण अपनाने के बारे में जानकारी भी देंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागालैंड में केंद्रीय बागवानी संस्थान का दौरा किया, जहां उन्होंने किसान कार्यशाला और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर नागालैंड सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि समग्र और संतुलित विकास हो, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों सहित अन्य पात्र लोगों को निचले स्तर तक पहुंचे, जिससे उनके जीवन स्तर में भी बदलाव आए, जिसके लिए केंद्र सरकार समर्पित है और आगे भी रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी, क्योंकि पूर्वोत्तर सहित देश में किसानों के लाभ के लिए कृषि को उन्नत खेती में बदलना जरूरी है। बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आपको बता दें, इस योजना के तहत 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी किसानों को दी जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने 94.05 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। दरअसल बिहार सरकार में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य की मद से कृषि यंत्रीकरण योजना का चालू वित्तीय वर्ष साल 2022 से साल 2023 में क्रियान्वयन के लिए 94,05,54,000 रुपए व्यक्त करने की अनुमति प्रदान की है। योजना के तहत कृषि संबंधित कृषि यंत्र, बुवाई, कटाई और गहराई के लिए उपयोगी कृषि यंत्र, पराली प्रबंध यंत्र, उद्यानिकी फसलों के लिए उपयोगी कृषि यंत्र आदि शामिल है और इन सब पर कुल मिलाकर 90 प्रकार के यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, ताकि इससे राज्य के अधिक से अधिक किसानों को कृषि यंत्र सस्ती दर पर मिल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम हॉल में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में शिरकत की और साथ ही राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देने और प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क देने की घोषणा की। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान पान को बढ़ाना है, जिसके लिए हमें खाद्यान्न की औषधि की धारणा को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती ही इसका एकमात्र रास्ता है, जिसको देख अब प्रदेश के 50,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। आगे उन्होंने कहा कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर खंड में एक प्रदर्शनी खेत में प्राकृतिक खेती की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को जो स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, उन्हें देसी गाय खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए केंद्र से जो बजट मिलेगा, उससे ज्यादा हरियाणा सरकार भी देगी। वहीं आपको बता दें, किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन प्लांट लगाने के लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। झारखंड में किसान इस बार काफी चिंतित है, क्योंकि मॉनसून के प्रवेश करने के बावजूद अब तक पर्याप्त बारिश राज्य में नहीं हुई है।
वहीं आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस बार 1 से लेकर 24 जून तक 74.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस अवधि के दौरान सामान्य बारिश होने पर 132.2 मिलीमीटर बारिश होती है। और अगर इस लिहाज से देखें तो झारखंड में रिकॉर्ड 44% कम बारिश हुई है, लेकिन राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 60% बारिश कम हुई है। ऐसे में मौसम विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि झारखंड में कुल मानसून बारिश की कमी 44% रही, जिसमें 7 जिलों में 60% से अधिक की कमी थी। मौजूदा हालत को देखते हुए घरेलू और विदेशी बाजार में कपास की कीमतों में तेजी का दौर खत्म होता दिखाई दे रहा है। साल 2022 के आखिर तक घरेलू बाजार में कपास का भाव 30,000 रुपए प्रति काठ के नीचे आ सकता है। आपको बता दें, अभी इसका रेट 45,500 रुपए के आसपास चल रहा है। वहीं विदेशी बाजार यानी ICE इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर कपास दिसंबर का भाव भी गिरकर नीचे 80 सेंट प्रति पाउंड के स्तर पर आने की आशंका है, जिसको देखते हुए ओरिगो ई मंडी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर कमोडिटी रिसर्च तरुण सत्संगी के मुताबिक मांग में भारी कमी, मजबूत डॉलर, वैश्विक मंडी की आशंका और आगामी फसल अच्छे रहने की संभावना से गिरावट में कमी का रुझान बना हुआ है। वहीं आने वाले महीनों के दौरान भी कीमतों पर दबाव की आशंका बरकरार है। उन्होंने कहा कि हमने जून की शुरुआत में अनुमान जारी किया था कि कपास का भाव 41,800 रुपए से 40,000 रुपए तक गिर सकता है। वहीं अब हमने इसे संशोधित करते हुए साल के आखिरी तक 30,000 रुपए के नीचे रहने का अनुमान जारी किया है। महाराष्ट्र में लगातार प्याज की कीमतों में गिरावट के कारण किसानों ने प्याज स्टोर करके रखा था कि जब बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे तब बेचेंगे, लेकिन जिले के मालगांव ब्लॉक में हुई बारिश की वजह से किसानों के प्याज बर्बाद हो गए। वहीं एक किसान सोनवणे का 50 क्विंटल प्याज बारिश के पानी में बह गया, जिससे किसान को लाखों का नुकसान हुआ। ऐसे में किसानों का कहना है कि इस तेज बारिश में 12 ट्रैक्टर प्याज का खराब हो गया। ये साल प्याज उत्पादकों के लिए संकट भरा रहा, जहां एक तरफ राज्य में खरीफ की बुवाई के लिए किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जिले में हुई बारिश ने प्याज की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मानसून की बेरुखी की वजह से इस साल पिछले साल के मुकाबले धान की खेती के रकबे में भारी गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे धान उत्पादक क्षेत्रों में बारिश बहुत कम हुई, जिसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले धान की बुवाई 45.62% से कम दर्ज की गई। दरअसल ये जानकारी केंद्र कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई, जबकि देश में 24 जून तक सिर्फ 19.59 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई हुई है। इस अवधि में साल 2021 से 36.03 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी थी, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 16.44 लाख हेक्टेयर में कम बुवाई हुई। इसकी बड़ी वजह मानसून की बारिश का कम होना बताया गया है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इसका उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। हाल ही में मंगलुरु के 42 वर्षीय श्रीनिवास गौड़ा ने इसे साबित किया है कि काम करने की इच्छा हो तो नए आइडियाज की कमी नहीं होती। आपको बता दें, श्रीनिवास ने दक्षिण कन्नड़ जिले में एक डंकी फार्म खोला और 8 जून को खुले डंकी फार्म में डंकी के दूध के लिए लाखों रुपए के ऑर्डर उन्हें मिल चुके हैं। दरअसल उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी छोड़ने के बाद सबसे पहले साल 2020 में इरा गांव में 2.3 एकड़ की जमीन पर एक एकीकृत कृषि और पशुपालन, पशु चिकित्सा सेवाएं, प्रशिक्षण और चारा विकास केंद्र शुरू किया और अब उन्हें दूध की आपूर्ति के लिए 17 लाख रुपए के ऑर्डर मिल चुके हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागालैंड प्रवास के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ICR के अनुसंधान केंद्र और अनानास के खेत का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार
आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल की थीम पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके लिए पहल करते हुए इस पर विशेष जोर दिया गया और देश के आर्थिक विकास के लिए इसे मिशन मोड पर लिया गया है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने जर्मनी की बर्लिन में वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एकता पर आयोजित एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा दुनिया की जरूरतों को ध्यान में रखा है और यहाँ जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पांडे ने कहा कि भारत ने अपनी 1.38 अरब आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के साथ ऐसा किया है। उन्होंने बताया कि 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी भारत ने बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित करीब 1 दर्जन देशों को 18 लाख टन खाद्यान्न का निर्यात किया है। कृषि जागरण की टीम ने हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विजिट किया, जहां उन्होंने डॉक्टर विनोद शर्मा, डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन पालमपुर हिमाचल प्रदेश से मुलाकात कर कृषि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। वहीं अगर बात करें आज के मौसम की तो आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, लेकिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है, इसीलिए गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग ने 29 जून से 2 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है, जिस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।